गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता क्या है उसके बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है। और फिर मैंने उसके अंदर कुछ फेराडे के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रो करवाया था। वैसे सिलेबस में फेराडे इस टाइम है, इस बार है नहीं। ठीक है। तो तो मैंने फिर भी तुम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, फेराडे का सेकंड लॉ क्या था। अब उसी इलेक्ट्रोलाइसिस के रेस्पेक्ट में एक एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन का टर्म और होता है। तो कई बार क्या पूछ लेता है रिएक्शन के अंदर कि भाई कोई भी अगर रिएक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है तो पर मोल के अकॉर्डिंग कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, कहने का मतलब। और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना आप अच्छे से जानते हैं, डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन पे, सीधी सी बात है। तो वहाँ पर हमें उस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम किसके बेस पे निकालेंगे, फेराडे की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉपिक का मैं नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो टॉपिक का नाम हम लिख सकते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हमें कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाउ मेनी कुलाम्स के अकॉर्डिंग अगर अपने को रिएक्शन करनी है कि कितना हाउ मेनी कुलाम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है वो वैल्यू डिपेंड करती है फेराडे के ऊपर। ठीक है, फेराडे वैल्यू पे। और फेराडे वैल्यू क्या होती है, तो फेराडे वैल्यू जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मेरे पास में एक सोडियम कंपोनेंट है, मैंने NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया मान लो। ठीक है, इसका मैंने क्या करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो मुझे मिला Na का पॉजिटिव, Cl का नेगेटिव। अब अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव आयन है तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, एनोड वाले पे जाएगा। अब क्या करेगा कि अगर पॉजिटिव वाला कैथोड पे जाएगा तो मतलब क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेरी करेगा। बोला अगर मैं एट कैथोड क्या करवा दूं, रिडक्शन करवाऊं, तो सोडियम का आयन इलेक्ट्रॉन गेन करा, अपने आप को क्या कर लिया, उसने न्यूट्रलाइज कर लिया। ठीक है, जैसे न्यूट्रलाइज होगा तो कंपोनेंट के अंदर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर इस कंपोनेंट का इस फ्री आयन में चेंज होना डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ पर पास होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अब जब मैं इस टर्म के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू फेराडे क्या कहता है कि भाई यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जा रही है तो फेराडे कहता है कि इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेगा। ठीक है, और दूसरी बात किसकी करेगा कि अब वो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 मोल है तो वो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए निकालेगा, यहाँ पर मोल के अकॉर्डिंग निकालेगा। तो यहाँ पर कहा कि सर वहाँ नंबर ऑफ मोल्स का टर्म किसके अकॉर्डिंग, पर मोल के अकॉर्डिंग निकालेगा। दूसरा टर्म हमारे पास में, और वो किसके लिए बात कर रहा है, पर मोल के लिए, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात करेगा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का टर्म क्या है हमारे पास में, तो अब दोनों की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में होती है, अवोगाद्रो वैल्यू क्या होती है पर मोल के लिए 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स, हाँ या ना। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 का कूलम। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू फेराडे क्या कहता है कि वन फेराडे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम। एक तरीके से यही टर्म हम बोल सकते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन किसके लिए, पर एटम के लिए या पर मोल के लिए अगर बात करें तो क्या हो गया, अवोगाद्रो इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वेरी करेगा कि पर मोल इलेक्ट्रॉन के लिए फेराडे की वैल्यू क्या होगी, तो पर मोल का वैल्यू 0.62 इंटू में 10⁻23 एटम इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻, यहाँ पर टर्म क्या करेगा, माइनस का 19 कूलम। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्यूरेट वैल्यू आती है 96487 एटम कूलम। ठीक है, एटम कूलम आती है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारे पास में ये उसने क्या किया, फिर फेराडे ने क्या किया, भाई इसको वैल्यू को मैं अगर मैं राउंड फिगर में अगर यूज़ करूँगा तो कितनी यूज होगी, तो 96,500। ठीक है,
कूलाम एटम के लिए हम यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए अकॉर्डिंग टू फैराडे कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर एक्सचेंज हो रही है, तो वो कितनी हो रही है 96,500 कूलाम पर एटम के लिए, ठीक है। मतलब पर एटम मतलब पर एटम नहीं, सॉरी, एटम के लिए। तो एटम अगर एक हमारे पास में है तो एक एटम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उस दौरान अकॉर्डिंग टू फैराडे की वैल्यू जो होगी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कितना होगा 1 फैराडे। अगर किसी में 2 हो रहा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल और लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल का टर्म क्या है, जैसे मैंने कुछ एक्सचेंज पॉसिबिलिटी मैंने लिखी है, जैसे हाउ मैनी चार्ज। तो हाउ मैनी चार्ज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन कैसा हो सकता है, हाउ मैनी चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, और चार्ज रिक्वायर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, फैराडे वैल्यू पे। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल लिया कि अगर मैं 1 मोल एल्यूमिनियम +3 को अगर एल्यूमिनियम में चेंज करूँ, 1 मोल है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम +3 का कितना चार्ज है, +3, इसका कितना चार्ज है, 0। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन, गेन कर रहा है कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर +3 से 0 कब होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 1 मोल एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर पॉसिबल होता है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ पर कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होगी, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होगी, किसके लिए, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे वैल्यू हो गई, समझे मेरी बात को। तो नंबर ऑफ मोल कितना है यहाँ पर, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 फैराडे। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, 3 फैराडे। मतलब 3 इंटू में आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻23 इंटू में 1.6 इंटू में -19 कूलाम, या ओवरऑल वैल्यू 3 इंटू में 96,500 भी हो सकती है, या मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका फाइंड आउट वहाँ पर हो जाएगा। तो कितना आया अपने पास में, 3 फैराडे का आया 289500 कूलाम्स, ठीक है। और एटम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा यहाँ पर। वही चीज़ अगर मैंने दूसरा एग्जांपल देखूँ, MnO4 माइनस का है, Mn2+2 में चेंज हो रहा है। कुछ नहीं करना आपको निकालने के लिए, आपसे पूछे हाउ मैनी चार्ज रिक्वायर्ड, हाउ मैनी कूलाम्स रिक्वायर्ड, तो कुछ नहीं करना, आपने दोनों का चार्ज निकाला। ये चार्ज यहाँ पर है +7, ये कितना है +5 +2, कितना एक्सचेंज है दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस है, हो क्या रहा है, रिडक्शन। कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो फैराडे वैल्यू कितनी आ गई, 5 है। मतलब हाउ मैनी चार्ज पूछ रहा है, तो 5 गुणा में 96,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगी वैल्यू वो हो जाएगी इसकी वैल्यू। समझ गए मेरी बात को। और देखो क्या हमारे पास में क्या टर्म वेरी कर रहा है इसके अलावा, कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ कूलाम्स रिक्वायर्ड। चार्ज ऑफ कूलाम क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना, चार्ज निकालना है इन किसके अंदर, कूलाम्स के अंदर, ठीक है। तो क्या है, जैसे मैंने उसने पूछा कि अपने पास में अगर 2 मोल H2O को अगर मैं O2 में चेंज करूँ, कुछ नहीं करना, देखो सिंपल सा फंडा है। पहले 2 को मत देखो, मोल को मत देखो, इन दोनों के अंदर बदलाव को देखो। चार्ज लगा दो दोनों का, यहाँ चार्ज है -2, यहाँ चार्ज है 0। -2 से 0 का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कितना लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल H2O जब अपने आप को O2 में चेंज करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे। और जब मोल कितना हो जाए, इसकी क्वांटिटी अगर 2 गुना बढ़ जाए तो यही 2 गुना में 2F हो जाएगा, मतलब कितना फैराडे हो जाएगा, 4F फैराडे हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। ये वाला टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है, एक तरीका ये है हमारे पास में। तो क्वांटिटी ऑफ मोल बढ़ने के साथ साथ आप फैराडे की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। तो पहले 1 मोल के लिए निकाल लेंगे, और 1 मोल फिर अगर मोल आपका इंक्रीज हो रहा तो उस वैल्यू को उतने से ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक बार एक क्वेश्चन किस टाइप का और होता है, हाँ, हाउ मैनी कूलाम्स, वही, पर यहाँ थोड़ा पैटर्न क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। इसने क्या कर दिया, इसने अब मास टर्म यूज कर दिया। कैसे, जैसे वो ये कहता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितने ग्राम का, ऑफ 90 ग्राम H2O का, ऑफ H2। अगर मैं 90 ग्राम H2O का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दूं तो कितना मैनी कूलाम्स रिक्वायर्ड होगा। तो देखो, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, मास दे रखा है तो पहले इसकी नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स का टर्म क्या कह रहा है हमारे पास में, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही है ना। गिवन कितना है, 90 ग्राम,
H2 का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम, कितना आया 5 मोल आ गया, ठीक है, ग्राम पर मोल, तो ये कितना आ गया 5 मोल आ गया। अब H2O ऑक्सीडेशन करेगा तो O2 में चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर चार्ज -2, यहाँ कितना है 0, कितना है 1 के लिए 2 फैराडे, तो कितने मोल के लिए 5 मोल के लिए गुणा में 2F, कितना हो गया 10 फैराडे। हाउ मेनी कुलाम्स पूछ रहा है, तो कुलाम्स के अकॉर्डिंग कितना आएगा 10 इंटू में 96 500 कुलाम, तो क्या आएगा 900,555,000 कुलाम्स। ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक टर्म हमारे पास में था ये वाला टर्म जो हमने किया है। आगे देखो कंटिन्यू क्या है हमारे पास में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर है तो बच्चा मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे से क्लियर कर सकता है। देखो कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो इससे टॉपिक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा जनरल चीज़ें आपको बताता हूँ। देखना, हमने कोई सब्सटेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू कंडक्टेंस, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसको दो टर्म में बांट देते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। एक होता है इंसुलेटर। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर कब होता है, जब उसके अंदर क्या पास होती है, वो जिसमें पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो जिन सब्सटेंस में करंट पास होता है वो कंडक्टर कहलाते हैं। जिनमें क्या होता है एब्सेंट होता है वो क्या कहलाते हैं यहाँ पर इंसुलेटर कहलाते हैं। तो एक तो सब्सटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो हम बात करेंगे। हमें पहले ये चीज़ जाननी है कि सब्सटेंस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडक्टेंस के आधार पर दो टर्म वेरी करता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनमें पास होती है, इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, कंपोनेंट के अंदर। अब ये जो पासिव जो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो पासिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो टर्म है ना वो दो तरीके से वेरी कर सकता है। किसका, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो टर्म है वो दो टर्म से वेरी कर सकता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है तो उसके दो मेथड हो सकते हैं, मतलब दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, वो सर एक मेथड हमारे पास में होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, या इनका दूसरा नाम होता है मेटलिक कंडक्टर, ठीक है। और एक होते हैं अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। अब सर इनका टर्म क्या वेरी कर रहा है हमारे पास में, वैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर या मेटलिक कंडक्टर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक या मेटलिक कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें विदाउट एनी डिकम्पोजिशन, बिना कोई तोड़फोड़ किए हुए, विदाउट एनी डिकम्पोजिशन क्या होती है, पास होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। किसके थ्रू, या बाई किसके थ्रू, या बाई फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। समझे मेरी बात को, मतलब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो कंडक्टर या वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें बिना कोई डिकम्पोजिशन किए हुए क्या पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। किसके थ्रू, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं डिफाइन दूं तो इलेक्ट्रिक या मेटलिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के थ्रू करंट पास होता है ना जिस सब्सटेंस में, वो कंडक्टर क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक या मेटलिक कंडक्टर कहलाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में मेटलिक वायर, हाँ या ना, ठीक है, जो इसमें यूज होती है। दूसरा टर्म हमारे पास में है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं वो सर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है सर, ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन
क्या होता है, पास होती है, पासेज ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी, किसके थ्रू, किसके थ्रू, बाय द फ्री आयन। समझ गए मेरी बात को, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, ठीक है, किन में होगा डिकम्पोजिशन, इन एक्वस सॉल्यूशन में, बट ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन क्या होती है, पास होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, किसके थ्रू, बाय द फ्री आयन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक में करंट पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक में करंट पास होता है फ्री आयन के थ्रू। समझे, इस टाइप के कंडक्टर क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाते हैं। और सिंपल सी बात ये है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक में कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, वायर को कोई डिकम्पोज करवाने की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या करवाना पड़ता, अपने को डिकम्पोजिशन करवाना पड़ता, फिर किस में चेंज होता है, फ्री आयन में चेंज होता है। कहने का मतलब ये हुआ ना अपने पास में, तो फ्री आयन क्या करेंगे, फिर मूवमेंट करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी सेल या बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल हुई या हम बैटरी की बात करें, तो वो सब इसके अंदर क्या आते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम क्या करते हैं, इनके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, जितने भी सेल होते हैं। अब हमने को अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिक के बारे में पता तो लग गया, पर इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिक के अंदर जानने से पहले हमें, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ये नहीं जानते कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा इंट्रो करवाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वो सर व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, वो सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट वो कंपोनेंट होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं किसके अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में। इतना चीज़ तो पता लग गया, वो जिनका डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, या जो डिसोसिएट हो जाएं जो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब ये जो डिसोसिएशन हो रहा है, ये अपने को देखना है कि ये डिसोसिएशन कितना % हो रहा है। एक कंपोनेंट को किसी चीज़ में अगर घोला जाए तो एक तो कंप्लीट डिसोसिएशन उसका हो जाए, और एक थोड़ा कम डिसोसिएट हो या पार्सली डिसोसिएट हो, तो उस डिसोसिएशन की नेचर के आधार पर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्या क्या बोल, एक होते हैं सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक होते हैं अपने पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं डिजोल्व कर दूं, तो जिनका क्या होता है, इनकम्प्लीट अगर डिसोसिएशन होता है, समझे, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दिया जाए तो उनका क्या होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। जिनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन या पार्सली डिसोसिएट होते हैं, समझिए मेरी बात को, वो क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस को अगर आप किस में घोल दें, किस में घोल दें, एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप घोल दें, तो उनका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन। जिनका क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर लगभग आप मान सकते हैं कि 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है। और इसी टर्म को मैंने समझाया यहाँ पर कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट का डिसोसिएशन इनकम्प्लीट या पार्शियल होता है, इसलिए यहाँ पर होने वाला प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल टाइप का होगा। और यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया लगभग कितना %, 100%, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गई, कहने का मतलब। तो यहाँ पर कैसा प्रोसेस वेरी करेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस वेरी करेगा। अब आप देखिएगा इसके अंदर क्या कह रहा है, बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो देखो एग्जांपल क्या क्या हैं। तो सर ये मैं लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ये लिया मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करता हूं, तो कौन कौन से एग्जांपल वीक में काउंट होंगे। तो जितने भी वीक एसिड, जितने भी वीक बेस, जितने भी वीक साल्ट, समझे। वीक एसिड का अगर मैं नाम लूँ तो क्या लूँ, एसिटिक एसिड हुआ, H2CO3 हुआ,
H3PO4 हुआ, ये सब। वीक एसिड की बात करूँ तो मैं अमोनियम का हाइड्रोक्साइड ले लूँ, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ले लूँ, इस तरीके से। वीक साल्ट मतलब ऐसे साल्ट जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से बने हुए होते हैं, जैसे AgCl हुआ, AuCl2 हुआ, PtCl2 हुआ, ये सब। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या एग्जांपल है, वो सारे के सारे यहाँ पर अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग ही सा क्या लेंगे हम, साल्ट लेंगे। ठीक है, ये जो साल्ट होते हैं स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं, मतलब कम सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl मिनरल एसिड, H2SO4, HNO3 हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या अपने पास में स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो NaOH, KOH आपने पढ़ा है। हाँ, स्ट्रॉन्ग अगर साल्ट की बात करूं तो KCl, NaCl, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इनका डिसोसिएशन इनकम्प्लीट होता है। किस तरीके से, जैसे मैं CH3COOH को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये बनेगा O का नेगेटिव, H का पॉजिटिव। अगर यही चीज़ अगर मैं HCl को तोड़ूंगा ना इन एक्वस सॉल्यूशन, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ फ़र्क है ये। तो ये कंप्लीट डिसोसिएट की वैल्यू थी, ये इनकम्प्लीट डिसोसिएट की वैल्यू थी। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसी के अंदर कंटिन्यू करता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उनकी मैं बात करता हूँ। देखो नेक्स्ट कंटिन्यू, नेक्स्ट है कंटिन्यू हमारे पास में क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके अंदर देखते जाना आप एक एक करके। ठीक है, क्या क्या हमारे पास में, पहला हमारे पास में है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब अच्छे से जानते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर, अगर इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, मतलब मोर इंक्रीज। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर घोला गया है तो यहाँ पर लेस इंक्रीज, बढ़ेगी दोनों के अंदर ही, और बस ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो है वो कम बढ़ेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, इसका इनकम्प्लीट डिसोसिएट होगा। समझे मेरी बात को। और इसका कंप्लीट डिसोसिएशन अगर होता है तो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ आयन मिलेंगे, यहाँ पर लेस नंबर ऑफ आयन मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को। इस वजह से यहाँ पर ये टर्म वेरी करता है यहाँ पर नेचर का पहला टर्म। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में कंडक्टेंस बढ़ेगी ज़रूर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए, पर अगर स्ट्रॉन्ग डालोगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वीक डालोगे तो कम बढ़ेगी। रीज़न यही है कि स्ट्रॉन्ग के अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है और वीक के अंदर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होने की वजह से कम आयन मिलते हैं और उसमें ज़्यादा आयन मिलते हैं। दूसरा फैक्टर देखना क्या हमारे पास में जो है वो है साइज ऑफ आयन्स। ठीक है, दूसरा टर्म क्या हमारे पास में, साइज ऑफ आयन के अंदर। तो साइज ऑफ आयन की जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, रीज़न क्या कह रहा है कि साइज ऑफ आयन अगर बढ़ेगा ना, अगर साइज ऑफ आयन अगर इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन ऑफ चार्ज टेंडेंसी, अट्रैक्शन ऑफ चार्ज आयन टेंडेंसी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस सॉल्यूशन के अंदर, उस इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, घटेंगे, और नंबर ऑफ आयन घटेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बीकर ये है, उसमें ये एक साइज़ का आयन डाला गया। ठीक है, एक बीकर आपके पास में है जिसमें ये साइज़ का आयन डाला गया और इसमें ये
एनायन प्रेजेंस थे। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर अच्छा उल्टा ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा बड़ा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है मान लो, ठीक है। कैसे चार्ज वाले हैं? पॉजिटिव वाले, ये नेगेटिव ले लो, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है। अब आप 25 जानते हैं कि इसका साइज इतना है तो सरफेस इतना है, इसका साइज बड़ा है तो सरफेस भी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो जहाँ सरफेस एरिया बढ़ेगा चार्ज ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कॉमन सी बात है, मान लो कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन 20 थे और इसके ऊपर कितने चिपक जाएंगे, मैक्सिमम 3 या 4 अगर चिपक गए अगर कैटायन, तो फिर भी हमारे पास में सोल्यूशन में कितना बचेगा, 17 कैटायन बचेगा ना। और यहाँ साइज बड़ा है तो यहाँ पर मान लो 10 चिपक गए 20 में से, तो कितना ही बचा, 10 ही तो आयन बचा। तो अभी भी तो यहाँ पर साइज बड़ा होने से फ्री आयन जो घूम रहे थे वो अट्रैक्शन कर लेंगे, तो पेंडिंग कितना बचेगा इन एक्वस सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में 10 बचेंगे, इसमें कितने बचे, 17। तो इन दोनों कंपेयर में ज़्यादा आयन कहाँ है, छोटी साइज वाले में। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का अपने पास में, ठीक है। तो ये टर्म हुआ हमारे पास में सेकंड का टर्म। तो साइज ऑफ आयन जितना बड़ा है कंडक्टेंस उसकी उतनी ही कम है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ अट्रैक्शन टेंडेंसी ऑफ फ्री आयन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कंपोनेंट की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इन सॉल्यूशन घट जाएगा, ठीक है। तीसरा टर्म हमारे पास में है फैक्टर फैक्टिंग का, वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। ध्यान दें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट अगर पोलर टाइप का है, जो कैसा होता है, सीधी सी बात है, आयोनाइजेबल होता है। अगर पोलर अगर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगी वो इंक्रीज होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर जिस कंपोनेंट के अंदर विस्कोसिटी अगर जितनी ज़्यादा होगी, ओबियसली बात है उसकी कंडक्टेंस उतनी ही क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक विस्कोसिटी डिपेंड करती है। व्हाट इज़ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी होती है, डिपेंड करती है फ्लोनेस पे। जिस लिक्विड मीडियम में जितना ज़्यादा फ्लोनेस होगा उसकी अंदर मोमेंटम ऑफ आयन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर वो जितना ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, विस्कोसिटी का डिफाइन क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ फ्लोनेस। किसी भी मीडियम के फ्लोनेस में क्या आना, रेसिस्टेंस का क्रिएट होना, वो इजीली बहे नहीं, फ्लो ना करे। तो वो कब नहीं फ्लो नहीं करेगा, जब ज़्यादा होगा, गाढ़ा होगा, गाढ़ापन उसमें होगा। जैसे वाटर, अगर मैं हनी की बात कर लूँ तो वाटर, अगर हनी की अगर हम बात करें तो हनी की विस्कोसिटी क्या होती है, हाई, वाटर की क्या होती है, लो। तो जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। समझ गए होगी, ज़्यादा बताने की जरूरत मेरे पास में है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब जितना गाढ़ापन कम होगा उसके अंदर फ्लोनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास में यहाँ है, वो है फैक्टर फैक्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। अब क्या कह रहा है कि सर अगर हमारे पास में, सिंपल सा फंडा सुनना, वो सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर इंक्रीज होगा ना तो कंडक्टेंस का जो टर्म है ना वो सर डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। रीज़न बताता हूँ। अब आप अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होता है। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जब इस कंसनट्रेट सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होगा, जब डिजोल्व होगा तो सामने वाले की कंडक्टेंस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ आयन प्रेजेंस थे, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैसे ही डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है। कि मान लो कि इस सॉल्यूशन में जो कंसनट्रेट था इसमें ऑलरेडी कितने आयन थे, 10 आयन थे, तो वीक गया तो 2-3 और मिल जाएंगे, तो कितनी हो जाएंगे, 13। ज़्यादा फर्क तो आया नहीं। पर यहाँ पर जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट को कंसनट्रेट सॉल्यूशन में जब घोलता हूँ, इसको किस में घोलता हूँ, कंसनट्रेट सॉल्यूशन में जब डिजोल्व करता हूँ, तो उस दौरान कंडक्टेंस जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो सर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, सुनना, कंसनट्रेट सॉल्यूशन के 10 इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब जाएगा तो कॉमन सी बात है टूटेगा। उसके आयंस, मतलब उसके आयंस और कंसनट्रेट सॉल्यूशन के आयंस क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएंगे। मतलब जो सॉल्यूशन ऑलरेडी कंसनट्रेट था उसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ आयन क्या थे, ज़्यादा थे, और उसमें आपने ऊपर से क्या और डिजोल्व कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने और डाल दिया, तो उसमें उस मीडियम में नंबर ऑफ आयन और मिल जाएंगे या और बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू मीडियम वॉल्यूम के आधार पर, तो आयन के रेस्पेक्ट में मीडियम का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो मतलब आयन के मोमेंटम के लिए वॉल्यूम का बढ़ना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आयन जैसे बढ़ेगा, ऑलरेडी थे, इनके डालने से और बढ़े, तो इन आयन कंपोनेंट का क्या होगा, मोमेंटम तो हो जाएगा बंद, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के और इस आयन कंसनट्रेट सॉल्यूशन के आयन आपस में एक दूसरे के साथ में क्या करना शुरू कर देंगे, अट्रैक्शन करना शुरू करेंगे। जब अट्रैक्शन इनका बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है, फ्री जो आयंस टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर ये घटेगी तो कंडक्टेंस अपने आप कंसनट्रेट सॉल्यूशन में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कोई तुमसे अगर पूछता है कि सर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोनेंट को जब कंसनट्रेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसकी कंसनट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो सर डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट जो होते हैं जब उनको कंसनट्रेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उनका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, और डिसोसिएशन कंप्लीट होने की वजह से कंसनट्रेट सॉल्यूशन के आयंस प्लस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन शो करते हैं। और जब अट्रैक्शन उनके अंदर बढ़ेगा तो फ्री आयन की टेंडेंसी घटती चली जाएगी, और वहाँ पर मीडियम कंपोनेंट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कॉमन सी बात है कि आप अगर 100 ml के अंदर, देखो 100 ml पानी के अंदर आपने एक मुट्ठी नमक का डाल दिया, तो नमक मुट्ठी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ठीक था, आप उसने दूसरी मुट्ठी और डाल दो, अब भाई नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा नहीं, मतलब उसके अंदर फिर यह मतलब कंडक्टिविटी, उसमें जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी नहीं, उसमें क्या होना शुरू कर देगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होना शुरू कर देगी। क्योंकि आप अच्छे से देखते हो, आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा डिसोल्यूशन, कि जब किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है तो आफ्टर सम टाइम, एक टाइम के बाद में वो घुलना बंद कर देता है। तो अगर उस टाइम उस क्वांटिटी में आप एक पर्टिकुलर मीडियम में आप इलेक्ट्रोलाइटिक या साल्ट कंपोनेंट कंटिन्यू डिजोल्व कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर जो आयनिक कंपोनेंट जो हैं वो मोमेंटम करना बंद कर देंगे और आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे। यही तो होता है जब शिकंजी या पानी को अंदर चीनी भी घोलते हैं, तो आप चीनी डालते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब घुलना बंद कर देगी और वापस चीनी बनना शुरू कर देता है मीडियम। वही चीज़ें यहाँ पर वेरी कर रही हैं, तो जो हमने बात की है। दूसरा टर्म हमारे पास में क्या है, इसके साथ में देखना, दूसरा टर्म हमारे पास में है कि अगर मैं अपना मीडियम कैसा हो जाए, अगर डाइल्यूट अगर हो जाता है, डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन अगर आपके पास में है, उसमें आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिजोल्व करें और एक बार क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीधा सा बनता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व करने पर कंडक्टेंस जो होती है वो लेस इंक्रीज होती है, यहाँ पर मोर इंक्रीज होता है। कौन सी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। समझिए ऐसा क्यों होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में लेस इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री आयंस जो होते हैं वो लेस इंक्रीज होता है पर वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि इनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। और यहाँ पर क्यों बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, किसके हिसाब से, पर वॉल्यूम के हिसाब से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा तो कम बढ़ेगी। कहने का मतलब ये वाला टर्म यहाँ पर हमने बात करी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री आयंस वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यहाँ पर लेस इंक्रीज होता है, इसलिए कम बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट का टर्म है फैक्टर अफेक्टिंग, और वो है टेम्परेचर। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि कॉमन सी बात है, आप नमक पानी के अंदर नमक आप नॉर्मल वाटर में डालोगे तो आपको स्टायर करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा घुलने में। और जब आप गर्म पानी में अगर नमक डालोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्योंकि टी बढ़ने से नंबर ऑफ आयन जल्दी डिसोसिएट होता है, टूटने की रेट ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस वजह से वहाँ पर मीडियम कंपोनेंट जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ आयन गर्म पानी के अंदर जल्दी डिजोल्व होंगे और नंबर ऑफ आयन भी जल्दी मिलेंगे, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली। इसी के साथ हमें क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो रेट है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फ्री आयन भी क्या होंगे, यहाँ पर इंक्रीज होंगे। पर यही चीज़ अगर मैं किसके अकॉर्डिंग में बात करूँ कि जब मैं टेम्परेचर का इलेक्ट्रिक में अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में, तो यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ रिलेशनशिप जो है ना वो डायरेक्टली नहीं, कैसा बनता है, इन्वर्सली बनता है। मतलब टी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होता है,
इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक मतलब मेटलिक कंडक्टर, इसमें जब T बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ आयन्स तो घटेगा और वाइब्रेशन ऑफ आयन क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि T मिलने से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलना शुरू कर देगा और वो ज़्यादा एक्साइट होंगे तो उनके अंदर मोमेंटम ऑफ टेंडेंसी तो डिक्रीज हो जाएगी और वाइब्रेशन टेंडेंसी इंक्रीज। और कॉमन सी बात है, करंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में ऐसा नहीं होता। जो आपका बेस्ट एग्जांपल है, जब आपके घर में जब स्पार्किंग अगर किसी वायर में अगर होती है तो सीधी सी बात है वहाँ पर लाइट लपजप करती है, मतलब कम ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है। तो रीज़न वही है कि जब T बढ़ रहा है तो वहाँ पर मोमेंटम आयन बीच में रुक जाते हैं, फिर कंटिन्यू हो जाता है, फिर रुक जाते हैं, फिर कंटिन्यू हो जाता है, तो वो वाला टर्म। तो आई होप आपको फैक्टर इफेक्टिंग वाला टर्म आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी वाले टर्म्स, ठीक है। तो उनके मैथमेटिकल टर्म्स कैसे, क्या फॉर्मूले उनके अप्लाई होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्लीज़ वीडियो देखें भाई, कोशिश करें थोड़ा सा एडजस्ट करने की, ठीक है ना, कमियां ना छाटे, पढ़ ले भाई, थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कैसी बन रही है कैसी नहीं बनी उसके अंदर जाने की ज़रूरत आपको है नहीं, तो आपको काम करना है पढ़ने का। और कोई डाउट है तो मेरे से पर्सनली कॉल करें, पूछें, क्लियर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।